हेलो बच्चों, चलिए नया पीरियड शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का। और पिछले पीरियड में हम 8.1 एक्सरसाइज भी चल रहे थे, उसके हमने मोस्टली क्वेश्चन कर लिए थे। तो इसमें अभी एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो लास्ट जो मैंने क्वेश्चन समझाया था आपको, शायद 9th क्वेश्चन समझाया था। इस एक्सरसाइज में जो मेरे पास बुक है एनसीईआरटी की 11 क्वेश्चन दे रखे हैं 8.1 एक्सरसाइज में, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एनसीईआरटी बुक। तो इसका जो 10th क्वेश्चन है वो हम करते हैं। तो समय ना व्यर्थ करते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिटेल बना रहा हूं, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, साथ साथ समझते रहें, साथ साथ पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो क्यू पे राइट एंगल है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। बोल रखा है कि क्यू पे जो है राइट एंगल है, तो क्यू पे मैंने राइट एंगल बना लिया। उसके बाद लिख रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहा गया है साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू निकालिए। साइन पी की वैल्यू निकालनी है, फिर कोस पी की वैल्यू निकालनी है, फिर टेन पी की वैल्यू निकालनी है। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने डिटेल में आपका सारा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। अब चलिए इसे शुरुआत करते हैं, सोल्व करेंगे। चलिए जी, यहां से हम सोल्व कर रहे हैं इसे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड हमें निकालनी पड़ेगी। जब हमें उसकी तीनों साइड हमारे पास आ जाएंगी तभी हम उसका आगे का काम कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन में कुछ भी होने वाला नहीं है। तो देखते हैं क्या दे रखा है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर तो ये है बच्चों और क्यू आर है ये। इन दोनों का टोटल क्या दे रखा है? 25 दे रखा है। तो मैं अपने पास से ऐड कर लेता हूं कि मैंने पी आर को x मान लिया अपने पास से, ठीक है। अब यहां रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो पी आर की जगह क्या आ गया है? x आ गया है। क्यू आर का पता नहीं है, इजिकल टू में 25 ऐसे रहा। जब यहां से क्यू आर निकालेंगे तो ये जो x से इधर आया क्या हो गया? माइनस। तो इस तरह से क्यू आर की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी ये x में ही आ रही है। तो क्यू आर भी निकल गया हमारा ये, और पी आर को तो हमने x मान ही लिया था ये, और पी क्यू जो है ये 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ये रहा पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो लगाते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। 90 है तो सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी यानी पी आर। अब पी आर क्या है? पी आर की मैंने वैल्यू मान रखी है x, तो ये हो गया है x का स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर है बच्चों ये, यानी कि 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। और ये जो है ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, यानी कि क्यू आर। और क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब इसे सोल्व करिए। ये एक्स स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 25 हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो a का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस b का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब 25 दूनी 50x, 25 टू जा 50x। ये फॉर्मूला खोल दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब बीच में इक्वल टू होता है तो एक जैसे साइन के नंबर कैंसिल हो जाते हैं। तो ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद क्या करें? ये जो माइनस का 50x है इसे बराबर से इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का। ये दोनों नंबर है ना ऐड कर दो, ये हो गया 650। 0 से 0 कैंसिल, तो x आ गया है 65/5 और कितना आ गया है? 13। ये यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकल गई है। अब तीनों साइड आ जाएंगी। कैसे? देखिए पी आर कितना मान रखा था?
एक्स मान रखा था और एक्स की वैल्यू क्या आई है बच्चों 13, तो पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। अब क्यू आर निकाल लो, क्यू आर कितना था 25 माइनस एक्स, एक्स कितना आया है 13, तो कितना आ गया है 12, ये दो साइड आ गई। और जो तीसरी साइड थी पी क्यू वो तो हमें दे ही रखी थी कितनी 5। इस तरह से हमने ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल ली है। ठीक है, तो हमारा मोस्टली क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब बस ये वैल्यू निकालनी है, तो लिख लेते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। इससे पहले भी इस चैप्टर के आई थिंक 2 पीरियड हो चुके हैं, तो उन्हें जरूर देखना पहले, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा ये। अब हम साइन पी की वैल्यू निकालेंगे, साइन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पी की बात हो रही है, तो पी है ये, तो इसके सामने वाली साइड जो ये होगी क्यू आर, ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तीनों एंगल पी ही निकालने हैं हमें, तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार कि जो क्यू आर है वो तो बन गया है क्या परपेंडिकुलर, और जो पी आर है वो तो हाइपोटेनस है ही, और ये जो पी क्यू है ये क्या बन जाएगा बेस। ठीक है, ये आ गई है तीनों साइड एंगल पी के लिए। चलिए जी, अब साइन पी निकालना था, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर चाहिए, और परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर है, और क्यू आर की वैल्यू क्या है बच्चों 12, ध्यान से समझो। उसके बाद हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस क्या है पी आर, और पी आर कितना था 13, तो ये आ गया हमारा एक आंसर साइन पी। उसके बाद क्या निकालना है कोस पी, कोस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है पी क्यू, और पी क्यू कितना था 5, और हाइपोटेनस कितना है 13, ये आ गया आपका सेकंड आंसर। उसके बाद निकालना है tan p, तो tan p का फॉर्मूला हो जाएगा p अपॉन b। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है QR, और QR कितना है 12, और बेस कितना है PQ, और PQ कितना है 5, ये आ गया है आपका तीसरा आंसर। तीनों आंसर आ गए हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 12 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 और 12 अपॉन 5, जी आंसर आ गए हैं। चलिए कॉपी करिए, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। आपको ना ज़्यादा स्लो पढ़ाया जा रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाया जा रहा है, जो एक कंफर्टेबल स्पीड होनी चाहिए उसी में आपको सब चीज़ समझाई जा रही हैं। कॉपी करिए फटाफट, ये रब कर देता हूं उतने में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के जो है 5 पार्ट दे रखे हैं, और आपसे कहा गया है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट लिख रखा है, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है देखिए, पढ़ के सुना रहा हूं आपके आगे। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहे हैं कि जो tan a की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से लेस होती है, 1 से छोटी होती है, ये कह रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गलत है, क्यों, रीजन बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि जो tan 90 होता है बच्चों वो क्या होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, tan 90 इनफाइनाइट होता है, या tan 60 देख लो, tan 60 कितना होता है √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है पढ़ी होगी आपने 1.732। तो 1.732 भी क्या होता है 1 से ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो tan a की वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से छोटी होगी, जबकि ऐसा नहीं है, ये भी 1 से बड़ी है, और इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा नंबर है जो भी 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया बच्चों फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये पहला पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, साथ साथ बुक में पढ़ते रहें तब बेटर समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ बोर्ड पे देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो इतना बेटर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, तभी तो हम उसे अच्छी तरह समझ पाएंगे और अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है sec a। sec a की वैल्यू दे रखी है 12/5 और क्या कहा है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, की जो sec a की वैल्यू है क्या ये पॉसिबल है, हो सकती है नहीं हो सकती है, ये कहा है। तो इसके लिए एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। अभी तो ना मुझे पता है कि ये ट्रू है ना ये पता है कि ये फॉल्स है, ठीक है। फिलहाल ये जरूर पता है कि जो sec a होता है यानी कि sec थीटा वो cos का अपोजिट होता है। अब cos, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब जो cos a होगा वो क्या होगा, b/h यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो sec a क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा h/b, क्योंकि sec जो है cos का उल्टा होता है, cos जो है sec का उल्टा होता है। तो यहाँ sec a की वैल्यू h/b आ गई, तो मैं इसके आगे h/b लिख लिया मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि 90 का एंगल बना लेते हैं। ये जो हाइपोटेनस है ये कितना हो गया है, 12 हो गया है, यहाँ 12 लिख दिया मैंने। और जो बेस है वो कितना हो गया है, 5 हो गया है, ये मैंने 5 यहाँ लिख दिया। मान लिया ये A है, ये B है और ये C है, ऐसा बनाते हैं अभी, ठीक है। तो जब यहाँ A की बात हो रही है तो इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये क्या है, हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो दोबारा सुन लो, cos क्या था, b/h, तो sec क्या हो जाएगा, h/b। तो ये h हो गया है यानी कि 12 और ये बेस हो गया यानी कि 5। अब सबसे पहले मुझे ये साइड निकालनी पड़ेगी, है ना, तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो ये पूछ रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो तीसरी साइड निकालने की जरूरत तो कुछ है नहीं, निकल ही जाएगी, चाहे वो कुछ भी निकले, डेसिमल में निकले चाहे जैसे निकले वो निकल ही जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है, और जब ट्रायंगल पॉसिबल है तो साइड भी पॉसिबल है, और जब साइड पॉसिबल है तो sec भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। निकालना चाहो तीसरी साइड निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के, लेकिन जरूरत उसकी कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि वो कोई ना कोई नंबर तो आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, मेरा लेना देना तो हाइपोटेनस से था और बेस से था, ये मुझे पता ही है। तो फिर मैं तीसरी साइड निकाल के क्या करूं, ठीक है। इसलिए ट्रू है, ये पॉसिबल है। चलिए ये उतार लिया होगा आपने। चलिए जी आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या क्या रखा है, थर्ड पार्ट में क्या रखा है कि cos A इज द एब्रीविएशन। लिखा हुआ है कि जो cos A है ये एब्रीविएशन है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, COSECANT of angle A। ये कह रहे हैं कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो ये कह रहे हैं कि जो कोसेंट होता है किसी एंगल ए का, जो कोसेंट है उसे ही कोस ए कहते हैं क्या, तो नहीं कहते, क्योंकि कोस अलग है और कोसेक अलग है। कोस का जो पूरा नाम होता है कोसाइन, ठीक है। और ये जो कोसेक होता है, जो छठा फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसे शॉर्ट फॉर्म में कोसेक बोलते हैं, पूरा नाम होता है कोसेंट। तो कोसेंट अलग है और कोसाइन अलग है, यानी कि कोसेंट से कोसे नहीं बना है। तो इसका मतलब जो इसने स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है बच्चों, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं हो सकता। ये थर्ड पार्ट था आपका। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये कह रहे हैं कि जो कोट ए होता है ये कोट और ए का प्रोडक्ट है क्या। कोट ए जो है तब आएगा क्या अगर कोट की मल्टीप्लाई ए में कर दी जाए, तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। क्यों है,
क्योंकि कोट और ए कोई अलग अलग फंक्शन थोड़ी है, कोई अलग अलग नंबर थोड़ी है कि आप जिनकी दो नंबर की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। कोट ए तो पूरा एक फंक्शन होता है ना, केवल कोट कुछ नहीं हो सकता और केवल ए कुछ नहीं हो सकता। तो ये कोट तो सिर्फ नाम हो गया फंक्शन का और ए हो गया एंगल। जब दोनों एक साथ आएंगे, जैसा कोट 30, कोट 60, कोट 90, तभी तो उसकी वैल्यू जनरेट होगी। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये भी क्या है बच्चों, फॉल्स ही है। उसके बाद पांचवा पार्ट दे रखा है, लास्ट पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4/3। और कह रहे हैं कि चेक करो कि ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, तो देखते हैं करके। एक ट्रायंगल बना लो, ये मैंने थीटा मान लिया, यहाँ 90 का एंगल बना लिया। अब साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P/H होता है। तो आप यही सोच लो, बनाने की जरूरत ही नहीं है कि परपेंडिकुलर तो है बड़ा और हाइपोटेनस है छोटा, जबकि जो तीन साइड होती हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है, सबसे जो बड़ी साइड होती है वो क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस शुड बी मैक्सिमम, हाइपोटेनस मस्ट बी मैक्सिमम। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर बड़ा है और हाइपोटेनस छोटा है। तो यहाँ लिख दो कि हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर से, जो यहाँ नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो मैंने पांचों पार्ट समझा दिए हैं कि कोई ट्रू है तो क्यों ट्रू है और कोई फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ये आपकी 8.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है एक टेबल दे रखा है, पहले उस टेबल को समझना पड़ेगा, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे आगे। चलिए रब कर देता हूं मैं इसे। बाकी बार बार जो है इनका रिवीजन करो आप, तभी आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, तभी आपको ये बेटर समझ में आएगा। एक बार पढ़ने से या एक बार देख लेने से कुछ क्लियर नहीं होता ज्यादा। तो एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले इसकी स्टार्टिंग देखनी होगी, फॉर्मूले देखने होंगे, है ना। तो पहले आ रहा है टेबल, पहला टेबल बनाएंगे। 0 डिग्री जिसपे नहीं आता वो आराम से देख लो कि कैसे बनता है और कैसे याद किया जाता है, जिसपे आता है वो अपना रिवीजन कर लो। 0 के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 फंक्शन है। तो ये टेबल बनाना है हमें, उसकी फिर वैल्यू याद रखनी है जो हमारी अगली एक्सरसाइज में यूज होगा। तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है बच्चों 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। ये पहली लाइन याद कर लो, है ना। बहुत सी बुक्स या बहुत से टीचर बता देते हैं कि इन्हें भी हम कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, लेकिन जरूरत कुछ नहीं है करने की। थोड़ी सी 4-5 नंबर है तो इन्हें याद कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जब हम कोस निकालेंगे तो उल्टे हो जाते हैं। उल्टे से मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये इधर आ गया और 0 इधर आ गया, ये निकल गया आपका कोस। ठीक है, अब क्या निकालना है, टैन। तो टैन निकालने से फॉर्मूले, पहले एक फॉर्मूला याद करो, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बता रखा ना कि फॉर्मूले याद करने हैं। तो अगर हम साइन को कोस से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो क्या आ जाता है, टैन थीटा आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये साइन है और ये कोस है। 0 को 1 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगी 0। बहुत से बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो आता है इनफाइनाइट। ये दो बात भी याद रख के चलो। तो 0 को 1 से डिवाइड करा, 0 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2
√3 बच गया। फिर ये पूरा ही कट गया, क्या आ गया 1। फिर ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया √3। और यहाँ 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो नंबर को 0 से, तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। ये हमारा 10 का टेबल हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, कोड निकालना है, तो इसे फिर उल्टा लिख दो, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पे, √3 आ गया यहाँ पे, 1 यहीं पे आ गया, ये आ जाएगा इधर और 0 आ जाएगा इधर। ये बन गया हमारा कोड का टेबल। अब आते हैं किस पे, सेक पे। तो सेक का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये बताया था थोड़ी देर पहले। सेक जो होता है बच्चों कोस का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। यानी कि अगर हम cos थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दें तो सेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 का उल्टा कर दो 1 ही आता है। फिर √3/2 का उल्टा करो, ये हो गया 2/√3। 1/√2 का उल्टा करो, √2 आ गया। 1/2 का उल्टा करो, 2 आ गया। और जैसे 0 का उल्टा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये वाले नंबर ही बन जाएगा फिर। ठीक, अब कोसेक निकालेंगे, इसे फिर उल्टा कर दो, इनफाइनाइट आ गया यहाँ पे, 2 ये आ गया, √2 यहीं रहा, ये इधर आ गया और ये आ गया 1। ये हो गया आपका टेबल पूरा। ठीक है, अब इस टेबल को हमने बनाना सीख लिया है, तो बना के फिर हमें वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू जैसे 10, 60 कितना होता है √3, कोसेक 0 कितना होता है इनफाइनाइट। इस तरह से हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़ी कि हम टेबल बना के बैठ जाएंगे, चीजें स्पीड से करनी है। तो कुछ तो याद हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ वहां पे याद हो जाएगा। कुछ तरीके भी बताऊंगा आपको याद करने के, कैसे याद किया जाएगा। बाकी ध्यान पूर्वक आप समझते रहो, देखते रहो। इसे आप कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, हालांकि बुक में भी दे रखा है आपके, पर बुक में जो है ऑर्डर आगे पीछे का रखा है, मैंने एक सीक्वेंस में कर दिया है। बाकी ये कॉपी कर लो आप जो मैंने बना रखा है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए जी आया करते हैं। तो ये इसके फॉर्मूले दे रखे थे, कुछ टेबल दे रखा था। ये एक्सरसाइज 8.2 से पहले की स्टार्टिंग है, इसलिए मैं अभी 8.2 लिख नहीं रहा हूं। अभी इसके बाद यहाँ पे बच्चों 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहले उन्हें समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से और चीजें अच्छी क्लियर हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल 6 दे रखा है मेरी बुक में। तो क्या दे रखा है, डिटेल बनाता हूं पहले। ट्रायंगल बना के दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायंगल बना के, ऐसे अपनी बुक में देख लेना। ये दे रखा है 5, ये ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री का एंगल। अब पहली जो एक्सरसाइज थी 8.1 उसमें कोई एंगल नहीं आया था, देखो इसमें एंगल आने शुरू हो गई। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो उससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हमारे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। ठीक है जी। फिर ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी भी दे रखा है 30 डिग्री। तो बी सी की और ए सी की लेंथ पूछ रहा है, कह रहा है बी सी निकालो और ए सी निकालो। ये है हमारा क्वेश्चन। बी सी हो गया ये, ए सी हो गया ये, कि इनकी लेंथ निकालो। चलिए जी करते हैं, कैसे करेंगे। अब इसमें हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथागोरस के लिए जरूरी क्या होता है, तो 90 का एंगल हो। तो 90 का एंगल तो यहाँ भी है, लेकिन उसमें हमें 2 साइड पता होनी चाहिए, तभी तो तीसरी साइड निकलेगी। यहाँ पे हमें साइड एक ही पता है बस, तो बाकी और साइड निकल नहीं सकती। अगर हमारे पास कोई भी 2 साइड पता है तो फिर तीसरी निकल जाती है आसानी से, तो वो तो हम यूज कर नहीं सकते। तो हम यूज क्या करेंगे देखते हैं।
अब है एंगल दे रखा है, तो एंगल दे रखा है तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है बच्चों। 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, बेस। अब मुझे ये देखना है कि इन जो 6 फंक्शन होते हैं साइन कोस टैन वगैरह, इनमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो। तो पहले ही है, पहला कौन सा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। ये मैंने क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि पी की वैल्यू मुझे गिवन है, कोई भी ले सकते हो जिसमें पी आता हो, ठीक है। अब इसे वैल्यू रखते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 30 डिग्री। पी कितना है, 5, और हाइपोटेनस का पता नहीं है, इसे मैंने एच ही लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये टेबल में जो हमने बनाया था उसकी वैल्यू आनी शुरू हो गई। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जिसे याद नहीं आ रहा वो टेबल में देखना, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h और 5 2 जा 10, ये हाइपोटेनस निकल गया आपका। ये एक आंसर आ गया, यानी कि एसी है ना हाइपोटेनस, तो एसी कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर। चलिए जी, अब क्या निकालना है, बीसी निकालना है, और बीसी क्या है बच्चों, बेस। चलिए जो भी निकालना हो ना वो ऊपर होना चाहिए, जैसे मुझे बीसी निकालना है और बीसी क्या है, बेस, तो बेस ऊपर होना चाहिए, ये रहा बेस ऊपर। और ये किसका फार्मूला होता है, कोस थीटा का, तो कोस थीटा का फार्मूला लगा दो, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन एच। रखिए वैल्यू, थीटा तो वही दे रखा था कितना, 30, और बेस निकालना था, हाइपोटेनस आ चुका है 10, कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, साइन 60 जो होगा वो कोस 30 होगा। उसके बाद ये आ गया b अपॉन 10, जब बीच में इक्वल टू होता है नीचे से नीचे काट दो, 2 5 या 10, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो b कितना आ गया है, 5/3, और b क्या था, bc, ये निकल गई है bc की वैल्यू। तो एक आंसर तो ये आ गया है, और एक आंसर आ गया बच्चों ये। तो इस तरह से हम इन्हें एंगल को यूज करेंगे और अपने आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आपकी बुक में भी कर रखा है, पर ये काफी लेंथी सा लग रहा है, तो जैसे मैंने समझाया है उसे ऐसे करो आप, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं, कॉपी करो इसे फटाफट। एग्जाम्पल 7 इतना यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, 3 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, 6 7 और 8, तो पहले इन्हें देख लेते हैं अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल 7 क्या है, इसमें भी फिगर दे रखी है बना के, अपनी बुक में देख लेना। ये P है, ये Q है, और ये R है, ये फिर वही राइट एंगल दे रखा है। उसके बाद ये साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो Q पे राइट एंगल है। फिर PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, चलिए जी। PR दे रखा है 6 सेंटीमीटर, चलिए जी। और कहा है एंगल QPR निकालो, एंगल QPR निकालो, और एंगल PRQ निकालो। इस बार एंगल ही पूछ लिया, पहले एग्जाम्पल में एंगल दे रखा था, साइड पूछ ली थी, इस बार साइड दे रखी है, एंगल पूछ लिया है, ठीक है। तो यही काम करना है, बाकी आप देखते रहे, इसे मैं रब कर दूं। देखिए जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल की 2 साइड दी हुई होती है बच्चों, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो देखो इसमें 2 साइड दे रखी हैं, तो इसका मतलब हम पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो पहले तो वो काम कर लो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया ये 6, परपेंडिकुलर हो गया आपका 3, और जो बेस है इसे बेस ही लिख लो।
तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये इधर आ गया माइनस हो जाएगा, घटा दो, ये आ गया 27। जब यहां से स्क्वायर हटाओगे इस पे चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो इसे क्या लिख लोगे अब 9 इंटू 3, 9 बाहर निकल जाएगा अंडर रूट हो गए, 3 अंडर रूट 3 आ गया ये बेस। ये तीसरी साइड आ गई आपकी, कौन सी, ये वाली। अभी ये बेस है परपेंडिकुलर है वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, बाकी दो साइड दे रखी थी और तीसरी आ गई क्या 3 अंडर रूट 3, ये मैंने यहाँ लिख भी दी। तो सबसे पहला काम हमने ये करा कि तीनों साइड हमने निकाल ली। अब यहाँ पे आ जाओ, एंगल QPR निकालना है, एंगल QPR निकालना है। तो जब भी इस तरह से कोई एंगल दिया होता है ना बच्चों, तो उसमें हम देखते हैं बीच में क्या है, तो बीच में है P, इसका मतलब एंगल P निकालना है। आप इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये एक ही बात है, जो बीच वाला लेटर होता है ना वही एंगल होता है। अब एंगल P निकालना है, तो देखो ये एंगल P है। अब दोबारा से बना दूं एक फिगर आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये P था, ये Q था, ये R था, एंगल P निकालना है यानी कि ये, तो एंगल के सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और ये तो हमेशा हाइपोटेनस होता ही होता है क्योंकि 90 के सामने वाली साइड है। अब ये कितना था 3, ये कितना था 6, और ये कितना था 3 अंडर रूट 3। क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सा एंगल निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं ना, पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। तो अब हमें ये एंगल निकालना है बच्चों, निकालेंगे। कौन सा निकालना है, एंगल P। तो मैं एंगल P लिख रहा हूँ, बाकी आप QPR लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये निकालना है मुझे, तीनों साइड मुझे पता है, तो मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। जैसे अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ थीटा की जगह P लिख लूं, है ना। या एक काम करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। अब अगली लाइन में लिखते हैं थीटा की जगह P, क्योंकि हमें P निकालना है। और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा QR, लिख के दिखा देता हूँ पहले मैं आपको। और हाइपोटेनस कितना हो गया PR, तो QR कितना है आपका 3 अंडर रूट 3, और PR कितना है आपका 6, कटिंग कर दो, 3 2 जा 6, तो इधर तो आ गया है साइन P, और अंडर रूट 3/2 आ गया इधर। अब जब ये साइन है तो इधर भी तो हमें साइन की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो अंडर रूट 3/2 जो होता है ये होता है साइन 60 की वैल्यू। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, काट के नहीं दिखा सकते आप, बस छोड़ देंगे। तो P कितना आ गया है, P आ गया आपका 60 डिग्री। ये एक आंसर आपका आ गया है, कौन से वाला, ये वाला, ये 60 डिग्री आ गया है। तो इस तरह से आप करेंगे, करिए कॉपी करिए। तो P तो निकल गया बच्चों। अब इसे देख लेते हैं। देखो PRQ में बीच में क्या आ रहा है, R आ रहा है, यानी कि एंगल R निकालना है। एंगल R है ये, ठीक। जब एंगल R की बात हो रही है तो अब परपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब मैं यहाँ लाइन खींच दी मैंने ऐसे, और यहाँ ही दिखा रहा हूँ कि जो परपेंडिकुलर है आपका एंगल R के लिए, एंगल R के सामने ये है ना साइड, ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि 3 तो हो गया परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया आपका, ये 3 अंडर रूट 3, और हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहेगा क्या 6। अब क्योंकि हमें एंगल R निकालना था, एंगल R के लिए ये साइड हो चुकी है हमारी, ठीक है। फिर लगा दो फॉर्मूला, ये लगा देते हैं, पहले से देखते हैं लगा के साइन थीटा को। तो साइन थीटा के क्या लिख लूँ, R लिख लूँ, और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H, P अपॉन H। तो P कितना है 3 है, और H कितना है बच्चों 6, ये कटिंग कर दो, 1/2 आ गया। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो जब इसका कंपैरिजन इससे करोगे तो R कितना आ गया है 30 आ गया है।
ये आ गया आपका दूसरा आंसर। तो दो एंगल पूछे थे बच्चों, एक तो आ गया है 60 डिग्री और एक आ गया है 30 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेटर समझ में आया होगा आपको। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 7। चलिए जी आगे करते हैं। एक एग्जाम्पल हो रहा है, फिर उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। एग्जाम्पल 8, क्योंकि जो एग्जाम्पल इंपोर्टेंट होते हैं वो कराने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में वहां से भी आ सकता है ना। एग्जाम्पल 8 में दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, फिर कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ये दो इक्वेशन दे रखी है और कहा है फाइंड ए एंड बी, ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। बीच में कुछ लाइन भी लिख रखी है कि ए प्लस बी जो है 0 से ग्रेटर होगा और 90 से स्मॉलर होगा। बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे देखे कंफ्यूज मत हो, उसे पढ़ो या मत पढ़ो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। देखिए अब ये साइन है, तो ये देख लो कि 1/2 जो है साइन के टेबल में किसकी वैल्यू होती है, तो होती है साइन 30 की। साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ गया है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ आ जाओ, ये है कोस ए प्लस बी, तो यहाँ देख लो कि कोस के टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। अब ये साइन 30 की थी तो कोस 60 की होगी, कोस 60। 1/2 जो वैल्यू होती है साइन 30 की होती है, फिर कोस 60 की होती है, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू आ गया 60। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। बस इन दोनों को सोल्व कर लो। फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30, सेकेंड है a प्लस बी इक्वल टू 60। ये कैंसिल हो गए क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, a और a 2a, 60 और 30 90, तो a कितना आ गया बच्चों 45 आ गया। अब a की वैल्यू रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, इसमें रख लो या इसमें रख लो, मैं इसमें रख रहा हूँ, तो 45 रख दिया a की जगह, प्लस b इज इक्वल टू 60, तो ये इधर आएगा, हो जाएगा माइनस 60 में से 45 गए, क्या आ गया 15। तो a की वैल्यू तो आ गई है 45 और b की वैल्यू आ गई है 15। ये आ गया है आंसर। ठीक है, छोटा सा सवाल था। तो 3 एग्जाम्पल दे रखे थे, तीनों हो गए। अब हमारी एक्सरसाइज होगी 8.2 स्टार्ट। चलिए शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि पीरियड जो है मैं एक पीरियड 45 मिनट के आसपास रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें स्टार्ट कर देते हैं, बाकी फिर देखेंगे। चलिए जी, अब एक्सरसाइज शुरू हो गई है 8.2। पहले क्वेश्चन में ही 5 पार्ट दे रखे हैं, कुछ नहीं करना, बस टेबल से वैल्यू रखनी है, सोल्व कर लेना है। तो 5 पार्ट दे रखे हैं, बाकी जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा है, मुश्किल सा है, उसे करते हैं। ये कर लेते हैं फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्या दे रखा है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और कहा है इसे इवेल्युएट करो, उसकी वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं करना,
जो टेबल में वैल्यू है वो हमें याद होनी चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू रखनी शुरू कर दो। चलिए करते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब कोसेक 60 है मान लिया, मैंने बताया था ना, मैं आपको बताऊंगा कि अगर याद नहीं हो रहा तो कैसे वैल्यू निकालते हैं। मान लिया कोसेक 60 की वैल्यू जिसे याद हो तो डायरेक्ट रख देगा, किसी को मान लिया कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर थोड़े से 2-3 फॉर्मूले याद रखो। जैसे कोसेक 60 जो होता है बच्चों, कोसेक थीटा, ये साइन का उल्टा होता है, ये ध्यान रखो। कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमें कोसेक 60 की वैल्यू चाहिए तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी उसे उल्टा कर दो। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा, 2/√3। ये वैल्यू आ गई आपकी कोसेक 60 की। ठीक है, तो अगर मान लिया आपको साइन कोस भी पता है ना, सिर्फ साइन कोस, तो उसी से सारी वैल्यू निकल जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं है कुछ खास। आगे देखो, सेक 30 चाहिए अब हमें, तो फिर फॉर्मूला याद रखो। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। तो अगर हमें सेक 30 चाहिए तो कोस 30 को उल्टा कर दो। अब कोस 30 क्या होगा, कोस 30 होगा √3/2। जो साइन 60 होगा वो कोस 30 होगा, और कोस 30 का इसका उल्टा कर दो, ये भी 2/√3 आ गया। तो क्या आ गया, ये सेक 30 आ गया, 2/√3। आगे चलो, कोस 60, कोस 60 क्या होगा, जो साइन 30 होगा, और साइन 30 कितना होता है 1/2। फिर कोट 45 होता है 1, कोट 45 और tan 45 होते हैं 1। यहाँ तक आ गए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो एलसीएम लेने के लिए। अब ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, तो 2 भी आ गया और √3 भी आ गया। अब कैसे करते हैं, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, √3 मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, ऐसे तो लेते हैं ना एलसीएम। फिर प्लस का निशान, 2√3 को 1 से डिवाइड करो, 2√3 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दो, माइनस इसको इससे डिवाइड करो, √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 2 जा 4। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। अब इसका एलसीएम ले लो इस वाले का, तो ये 2 है और ये √3 है, ये आ गया एलसीएम में। अब 2√3 को फिर √3 से डिवाइड करो, √3 से √3 कट गया और 2 2 जा 4। इसको इससे करो, 2 से 2 कट गया, √3 मल्टीप्लाई 1 में करो, √3। इसको 1 से डिवाइड करो, 2√3 बचा, इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दो, ये हो गया इससे कैंसिल। अब ये दोनों एक जैसी टर्म है तो ऐड हो जाएंगी, तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4। नीचे 4 प्लस ये दोनों एक जैसे हैं तो ऐड हो जाएंगे, 3√3। ये यहां तक आ गया है। अब आंसर तो आपका ये भी है, आंसर आपका ये भी है, लेकिन पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, मैथमेटिक्स में नीचे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, तो उसे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, 3√3 माइनस 4 ऐसे लिख लेता हूँ पहले से, अपॉन 4 प्लस 3√3। ये मैंने दोबारा से कॉपी कर लिया। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो नीचे नंबर है अगर ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। आप मल्टीप्लाई करो तो 3√3 करोगे किसमें, 4 में, तो नंबर की नंबर में हो जाएगी 4 3 जा 12√3। अब 3√3 की 3√3 में करो तो 3 की 3 में करो 9, √3 की √3 में करो 3, और 9 3 जा 27, इसकी इन दोनों में हो गई। अब 4 की 4 में करो, 4 4 जा 16, फिर माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12√3, ठीक। नीचे आ जाओ, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b², यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसलिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये तो इजी से ही है, तो ये भी हो गया साथ में, और आपको तरीका ही बचल जाएगा, और मुश्किल सा था वो भी हो जाएगा।
तो 12 अंडर रूट 3 एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों एक जैसे हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो 12 और 12 24 अंडर रूट 3। ये दोनों नंबर माइनस के हैं, जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं और साइन आता है माइनस का। तो कितने हो जाएंगे 43 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27। फिर 24 अंडर रूट 3, ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, नीचे माइनस कर लो, ये आ गया माइनस का 11। अब इस माइनस को काटने के लिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, जैसे ऊपर से माइनस कॉमन लोगे एक प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और माइनस से माइनस हो गया कैंसिल और ये आ गया 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। ये आ गया हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार जी, ये आंसर आ गया है। तो देखो नीचे से जो है अंडर रूट 3 हट चुका है, तो ये आपका बेस्ट आंसर है, क्योंकि मैथमेटिक्स में नीचे कभी भी अंडर रूट की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों, इस पीरियड का टाइम हो गया है। एक्सरसाइज 8.2 हमारी शुरू हो गई है। अभी इसका एक ही क्वेश्चन हुआ है, बाकी मैंने इस पीरियड में आपको टेबल समझाया है, क्वेश्चन समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। बाकी चलिए नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।